नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ और मैं इरम काज़मी। और जो है हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पे मौजूद है इस वक्त जो है, और हमारे साथ में एक किसान मौजूद है जो किसान आंदोलन में आए हुए हैं। और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जो है सरकार से इन लोगों की जो डिमांड है सरकार से, चाहे जितने भी किसान भाई हैं उनकी डिमांड क्या है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बात करेंगे। पहले जो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। कल 9 तारीख है, हाँ जी, कल मीटिंग है। आज 8 तारीख को आप लोगों ने भारत बंद का जो पूरा आह्वान किया हुआ है, पूरे भारत बंद है। ये प्रधानमंत्री ने करवाया, किसानों के हित में होता तो क्यों होता है? बाजार बंद आज जी जी। हाँ। आज भारत बंद नहीं होता। जो किसान की हित में रहे प्रधानमंत्री, तो क्या जरूरत है? किसान के बालक सीमा पे खड़े हैं, यहाँ कमा के देवे हैं। प्रधानमंत्री ने ये शर्मनारी कर क्या रिया? तो इतने जाडे पाड़े में घर छोड़ के पड़े हैं और अपने घर बैठा है। प्रधानमंत्री तो इन किसानों ने बनाया है। ऐसा करेगा तो ये आगे न रहने का, न किसानों के उसमें आ जावे। ठीक है ना जी। अच्छा ताऊ, एक बात बताओ, जो लोग जो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ा रखे हुए, लोग किसान नहीं है, किसान नहीं है, किसान नहीं, पूरा हंगामा कर रखे हुए। सब किसान है, कौन क्या किसान ना? बिना किसान तो घर से बाहर बिना लिखड़े। ऐसे लोगों को जवाब क्या देना चाहेंगे? अजी जवाब को इन्होंने देख न रही है, शर्म नहीं आती इन्होंने। और जो मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया वाले, इनको क्या जवाब देंगे? आप जैसे कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया फेसबुक में कह रहे हैं किसान नहीं है, तो मुझे एक चीज़ का जवाब दे सरकार कि सरकार किन लोगों से बात करने के लिए बुलाती है उन्हें बार बार। वो तो ये भी कह रहे हैं इसमें बिल में भी कुछ नहीं है, बिल में भी कुछ नहीं है, तो आप किसका सच मानोगे? ऐसे रात को ठंड में जो बंदे यहाँ आ रहे हैं, या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो तो दिल्ली गुरुद्वारे की है ना, वहाँ के अधिकारियों से पूछो कि किसान है नहीं है। आप आधार कार्ड देख लो, आई कार्ड देख लो। अच्छा, जो लोग सोशल मीडिया पे मतलब अफवाह उड़ा रखा हुआ, पहले तो इसे देखे मैं बता रहा हूँ, धार्मिक रंग देने का कोशिश किया गया, उसमें सक्सेस नहीं हुए। फिर इसे जो इन्होंने मतलब आतंकवादी रंग देने की कोशिश किया, उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ। अब इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश जब से आंदोलन 12 दिन से चल रहा है, आपने किसानों की तरफ से कोई अप्रिय घटना देखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने या कोई दिन से कवर कर कोई एम्बुलेंस को रोका? नहीं। किसी गाड़ी को, किसी को बंदों को परेशान करा? बिल्कुल नहीं। तो एक बात बताओ, जो सरकार कह रही है, मेरे को ये समझ नहीं आता। हमें पीछे जो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट थी उनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मोदी जी से इसलिए उम्मीद थी कि उनका कोई मतलब उनकी कोई वो देश के लिए समर्पित है, उनका परिवार नहीं है कि मेरा 125 करोड़ लोगों का देश का परिवार है। अगर उनका एक भी मंत्री ये कह रहा है एक किसान नहीं है और या ये आतंकवादी है वो, तो मोदी जी को तुरंत मन की बात में बोलना चाहिए। मैं मंत्रियों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। बहुत सारे मंत्री ने बोला है, बाकायदे रविशंकर प्रसाद ने भी बोला है, और भी बहुत सारे मंत्री किसानों पे उन्होंने उल्टी सीधी टिप्पणी की है। बाकायदे जो अभी हाल फिलहाल जो एक्ट्रेस रह चुकी जो कंगना रनौत, जो बीजेपी में शामिल हुई है, उन्होंने भी किसान को लेकर के बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। कंगना रनौत को तो शिवसेना सरकार से और इसको प्रोटेक्शन दिया, SPG सिक्योरिटी दी है, तो कंगना रावत तो गवर्नमेंट की भाषा बोलेगी। और दूसरी चीज़ ये है, नहीं तो शिवसेना के राज में वहाँ पे कोई उसके खिलाफ बोल के रह नहीं सकता। दूसरी चीज़, आपने क्या क्वेश्चन करा रविशंकर प्रसाद जी? देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए हर नेता का, हर पार्टी का होना चाहिए। प्रोटोकॉल क्या है? सर्वप्रथम देश है, उसके बाद जो है समाज है, फिर पार्टी है, फिर नेता है। लेकिन जब हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या कोई भी ये नेता बनते हैं MP MLA, तो इनका एक प्रोटोकॉल हो जाता है कि हमसे सीनियर नेता कौन है। जैसे 340 MP और MLA हैं, जो इसमें कमिश्नर भी हैं, जनरल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर, डॉक्टर सब हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, पीयूष गोयल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या किसी 340 सांसद को ये समझ नहीं आ रहा इस बिल में एक भी कमी है? क्योंकि ना खाता ना भाई, जो मोदी जी कहें वही सही। एक कमी तो होगी, एक कमी कोई सांसद आके बोल देता मेरे क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, कि मोदी जी इसमें एक कमी है वो दूर कर दो। ये मतलब ये समझ लीजिए बिल्कुल डिक्टेटरशिप वाला हाल है। और कभी भी मोदी जी जो भी कानून बनाते हैं, नाम के लिए 340 सांसद हैं, जो वो बनाएंगे वही सही है। एक घर में हम रहते हैं, हमारा मत होता है कि हमारे फादर का हम विरोध करते हैं, अपने 4 भाई हैं तो चारों का विरोध करते हैं, तो मोदी जी अपने बाप से भी ऊपर हो जाते हैं क्या? पहले उन्होंने क्या करा? पहले उन्होंने जो है सरकारी कंपनियां बेची, फिर सरकारी जॉब छीनी। वो बेचने आए हैं क्या हिंदुस्तान को? अगर उन्हें बेचना है तो बिजनेसमैन बन जाए, अंबानी की कंपनी में जॉब कर ले। उन्हें क्या ज़रूरत है
पीएम बनने की, हम अंबानी को पीएम बना देते हैं, वो हमें जॉब देगा। हमें अडानी को गृह मंत्री बना देते हैं। तुम दोनों की जरूरत क्या है? जब तुम देश बेचने के लिए आए हो तो तुम्हारी जरूरत क्या है? भैया एक बात बताओ, आपका घर है, मान लो पत्रकार महोदय, 5 लाख का आपके पिताजी ने बनाया, वो 1 करोड़ का हो गया। आपने अगर उसे बेच के 1.5 करोड़ का नहीं लिया तो 1.5 करोड़ का आप ले लेते हो, तो आप अपने बाप की लायक औलाद हो। अगर आप बेच के उस पैसे को बर्बाद कर देते हो तो मोदी जी तो सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। रिजर्व बैंक का गवर्नर एक इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी सही चल जाएगी? बीच में ऐसा भी हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस वगैरह इन लोगों ने बाहर आके बोला था कि हमारे देश का संविधान खतरे में, इसे बचा लो। तो ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जब तक वो पोस्ट पे और जॉब में रहते हैं, तमाम आईएएस हैं जो मोदी जी के अगेंस्ट है, लेकिन वो बोल नहीं सकते। मोदी जी ने तो क्या कानून, उनके तो अपनी सरकार अपना कानून। मोदी जी ऐसे बंदों को केंद्र में आईएएस का पद दे दिया जो आईएएस है ही नहीं। एक बात बताओ, आईएएस की एक डिग्री एजुकेशन होती है, आपने रिजर्व बैंक का बंदा अपना बिठा रखा, हर जगह संवैधानिक पद पे आपके बंदे हैं। तो आप बताइए ना, उर्जित पटेल जी ने क्यों छोड़ा? नोटबंदी में एक कांग्रेस के लीडर का नाम बता दीजिए जो उन्होंने कहा होगा कि इसका हमने पैसा पकड़ लिया। उर्जित पटेल जी ने अपने स्टेटमेंट भी दिया था। उर्जित पटेल जी ने उन्होंने बोला था कि मैं नहीं चाहता कि आने वाले इतिहास में मेरा नाम जो इस देश के जो भी अर्थव्यवस्था है इसको ख़राब करने में मेरा नाम हो, इस वजह से उन्होंने जो इस पद से इस्तीफा दिया। देखिए, आप खुद ही बोल रहे हैं ये बात। मतलब जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, वो कहते हैं मेरे कंधे पे दाग ना आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी इतने प्यार से लोग उन्हें लाए, इन्हें इतने समर्थन से लाए। शायद ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं आया जो इतने समर्थन से आया हो, और अगेन एंड अगेन आया इंदिरा गांधी के बाद। तो मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि मान प्रतिष्ठा का अपना रखते हुए लोगों की बातें ना सुने। यार, अंबानी अडानी क्या है? मोदी जी को पैसा ऊपर लेके जाना है क्या? पैसा तो मुझे बता दीजिए, अकबर शहनशाह था, सिकंदर खाली हाथ गया जब गया। तो भैया किसके लिए हो रहा? किसान की ज़मीन है, आपने किसान से पूछा कि मैं आपकी ज़मीन के लिए, आपके फ़ायदे के लिए कॉर्पोरेट से आपका टाई अप करा रहा हूँ। आप किसान की ज़मीन का फैसला खुद कैसे ले सकते हो? आपका जो गुजरात में मकान है, तो फिर मैं आपकी प्रधानमंत्री सीट का फैसला कर लेता हूँ, राजनाथ जी और गडकरी जी को बैठा देते हैं, आप मान जाओगे? और आपके में तो हो सकता है, किसान की ज़मीन में तो नहीं हो सकता कि कोई और मालिक बन जाए। आपकी सीट का मालिक हम किसी और को बना दें, बीजेपी में ही मोहन भागवत जी को बना दे। अपनी सीट तो आप छोड़ने को तैयार नहीं हो। किसान अपनी ज़मीन छोड़ दे, अपनी ज़मीन उसको दे दे, अंबानी अडानी को क्यों दे दे? मेरी एक शॉप है, मेरी दुकान है, मैं उसमें चाय की दुकान खोल लूँ। अब मुझे कोई मेरा वो सांसद विधायक आके कहे भाई मैं तुझे जो है शोरूम खुलवाऊँगा, भैया मुझे तेरे भरोसे में शोरूम नहीं खोलना, क्योंकि जो तूने अब तक मुझे भरोसे दिए सारे, जॉब की क्या हालत है? आप किसान की इनकम डबल करेंगे, पहले आप मुझे ये चीज़ बताइए, आपके यहाँ स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके यहाँ नीयत और नीति नहीं है। जब डीजल और पेट्रोल का रेट आपने बराबर कर दिया, डीजल हर किसान यूज़ करता है, किसान डीजल से ही चलता है, ट्रांसपोर्टेशन। पेट्रोल का रेट कल रात को शायद आई थिंक फिर से बढ़ गया, 91 के आसपास में आ गया। जिस समय कांग्रेस के टाइम में 50 पैसे 2 रुपये बढ़ते थे ना, सड़कों पे लेट जाते थे हम लोग, भले ही मैं भी मान लो बीजेपी का व्यू, हम लोग लेट जाते थे। ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? जब हम कहते हैं क्रूड ऑयल 30-40 रुपये हो गया, उससे आपसे 40 रुपये बिकना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? डेवलपमेंट हो रहा। इनके प्रवक्ता बोलने लगते हैं, भैया तो इसका मतलब तो कुछ दोगे ही नहीं आप ज़िंदगी में, मतलब हमेशा तुम्हारे डेवलपमेंट ही चलते रहेंगे। भैया जो चीज़ सस्ती है उसे सस्ता दो, जो महंगी है उसे महंगा दो। तो ये पॉलिसी, अब मान लो हमारे देश की क्या दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य है अगर हमारे किसी स्टेट में आलू ज़्यादा पैदा हो जाए, प्याज ज़्यादा पैदा हो जाए, तो उसको एक्सपोर्ट के लिए कंट्री ढूंढेंगे, गरीब जनता को कुछ देंगे नहीं, महंगा तो देंगे, सस्ता नहीं देंगे। ये पॉलिसी है। वैसे लोगों के लिए क्या जवाब है? आपके पास में क्या मैसेज है? जो लोग सोशल मीडिया पे किसान भाइयों के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा देखिए, ये जो बिल है ना, ये ऐसा नहीं है किसान को नुकसान देगा। ये जो लोग घर बैठे हैं ना, जो अपने ऑफिस में जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता किसान अन्नदाता है, और कोरोना में सिर्फ किसान की पैदा की हुई फसल से रोटी खाई गई है, ना घूमा गया, ना कपड़े लिए गए, ना कोई और काम हुआ, ना कोई शोरूम खोले, ना मॉल खोले। तो आपको एक चीज़ बता दूं, आम आदमी पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, ये बात शायद बहुत कम लोग बताते होंगे। आम आदमी पे ऐसे फ़र्क पड़ेगा, सपोज किसी कॉर्पोरेट ने किसान की ज़मीन ले ली और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गई, तो उसमें क्या होगा? एक ऑर्गेनिक खेत बनेगा, एक ऐसा बनेगा, उसमें डाल दी जाएगी पेस्टिसाइड ज़्यादा, कि इंडियंस को सस्ता खाना देना है, हमें जहर खिलाया जाएगा। ये भी तो विषय है।
जो हम शुगर कैंसर होता है 40-45 के बाद, वो कीटनाशक ही तो है। और ऑर्गेनिक फूड जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि अंबानी अडानी कॉर्पोरेट के पास माध्यम है, हम इस किसान के पास माध्यम नहीं है। और हमें जो खाना बचेगा ना, वो सड़ा गला महंगा खाना मिलेगा। आज मुझे बताइए, आलू 20 रुपए की किलो से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा आज तक हुआ था, 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है, प्याज 80 रुपए बिक रहा है, तो 150 रुपए तो फॉरेन में भी बेच लेंगे। तो मतलब जो मोदी जी कहेंगे 125 करोड़ देश के लिए, वो सही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है वो। भैया कहीं तो आप भी गलत होंगे, रावण से भी तो गलती हुई थी, चारों वेदों का ज्ञाता था। कौन सा ऐसा राजा है, कौन सा ऐसा राजा, भगवान राम से गलती नहीं हुई थी क्या? सीता माता को उन्होंने परीक्षा ले ली थी। तो मोदी जी से 340 सांसद जिनको पैसा मिल रहा 2-2 लाख तनख्वाह, 1.5 लाख, उन्हें पता भैया 2 लाख फ्री की तनख्वाह मिल रही। मोदी जी से मैं अपनी जनता की बात कहूँगा तो मेरे को 2 लाख तनख्वाह ही नहीं मिलेगी। मतलब ऐसे लालची हो जाते हैं। अबे देश बेच दोगे क्या तुम? अब तुम इसके लिए देश बेच दोगे? सांसद बन गए तो सांसद बनाया किसने? हमने। हमारी बात नहीं पहुँचाते। जब कंपनियां बिक रही, मैं अपने सांसद विधायक से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ जी कंपनी बिक रही, मोदी जी को लेटर ले लो। फिर तुझे क्यों जिताया हमने? जब मोदी जी को लेटर लिखना है तो तेरे को क्यों जिताया हमने? तुझे 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए बिठाया क्या हमने? और ये जो सांसद विधायक है ना, क्या करते हैं सुन लो, ये सिर्फ क्या करते हैं, जहाँ सड़क बन रही वो सड़क बनवा देंगे, बल्ब लगवा देंगे, लाइट। ये कोई देश के लिए काम नहीं कर सकते। जो देश का मुद्दा, ये किसान देश का मुद्दा है, इसके लिए कोई सांसद नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सड़क बनाने में 2 करोड़ की सड़क बनने में 50-60 लाख इनकी कमीशन है। तो इस वजह से सड़क बनवाते हैं, नहीं तो सड़क भी ना बनवाए, वो तो सांसद निधि मिलती है। अबे एहसान नहीं करते तुम लोग, तुम्हें विधायक निधि, सांसद निधि मिलती है, तब तुम सड़क बनवाते हो, खंबे लगवाते हो। ये काम करो ना। आज एक सांसद आया, यहाँ गाजियाबाद का सांसद आया, पंजाब में वहाँ का सांसद गया, कोई नहीं है। तो ऐसा क्यों? ये दोहरा मापदंड। यही आप विपक्ष में होते, आप सड़कों पे होते किसान आंदोलन में। मतलब सारी पार्टियां, मैं बीजेपी नहीं, सारी पार्टियां लूटने के लिए बैठी देश को। जापान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, जापान कहाँ है, हम कहाँ हैं? अच्छा, ऐसा क्यों कि लगता है लोगों को जो बार बार जो है बोला जाता है, सबसे पहले जो हमारे देश में जो नोटबंदी आया, जीएसटी आया, तो नोटबंदी में जो आम जनता भ्रमित थी, जीएसटी में जो व्यापारी भ्रमित थे, और फिर एनआरसी और सीए आया तो उसमें मुसलमान भ्रमित हुए, उसके बाद फिर किसान आंदोलन आया तो फिर जो है इसमें किसानों को भी भ्रमित किया गया। ऐसा क्यों लगता है सरकार को कि पूरी भारत की 90% जनता भ्रमित है? देखिए ऐसा है ना, कोई भी मान लो आपको कोई बीमारी लग गई, तो आप उस बीमारी में ना एक साथ 10 इंजेक्शन नहीं दे सकते। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी 18 घंटे जागते हैं, बहुत बड़ा मेहनती पीएम है, बहुत सही है, ये है वो है, इन्होंने शादी नहीं करी। यार जागने तो 18 घंटे उल्लू भी जागता है, रात को उल्लू सोता है। तो वो जनता के लिए प्रॉफिटेबल काम करते हैं जाग के, या अंबानी और अडानी के लिए पॉलिसी बनाते हैं जाग के? मुद्दा तो यहाँ रहा ना। अब जब आप जाग रहे थे तो आपकी कंपनियां घाटे में क्यों जा रही थी? आप तो जाग रहे थे 18 घंटे। आपने रेलवे क्यों बेच दी? आप एयर इंडिया बेच देते, आप कस्टम बेच देते, जिससे पैसे वालों का लेन देन है। गरीब के लिए रेलवे तो छोड़ देते। मेरे को तो भैया बिहार जाना है, मैं 100 रुपये में जाना चाहता हूँ। अंबानी मेरा बाप लग रहा है, अडानी, वो मुझे 100 रुपये में बिहार ले जाएगा क्या? और मैं कमाता हूँ 10,000। या तो मोदी जी एकदम सोशल सिक्योरिटी करें। सोशल सिक्योरिटी में आते हैं हमारे हॉस्पिटल, हमारे स्कूल और हमारा खान पान। 3 चीज़ की सिक्योरिटी दे दो, पूरा देश भेज दो, पूरा देश भेज दो, सिक्योरिटी तो दो। मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ, 1,70,000 मेट्रो में लगे, हॉस्पिटल में, किडनी वो उसमें बैकबोन में। अब मुझे बताओ, मैंने 5,000 डिस्काउंट कर दो, उस हॉस्पिटल ने डिस्काउंट नहीं करा, तो कहेगा भैया प्राइवेट, आपने प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल बनाए देना कि गरीब बच्चों को शिक्षा होगी और गरीबों का इलाज होगा। क्या हो रहा है? क्या बिल्कुल, इन्होंने एक बात बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि प्राइवेट स्कूल के बारे में इन्होंने बताया। मैं उसी चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि जो सरकार ने जो ये मंडीकरण को जो है एक मतलब सरकारी मंडी के सामने एक प्राइवेट मंडी खुलेगा, जैसे एक सरकारी स्कूल के सामने एक प्राइवेट स्कूल खुल गया। धीरे धीरे जो है सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल वालों ने जो है शुरू में ऑफर दिया उन्हें और अपनी तरफ खींच लिया। धीरे धीरे सरकारी स्कूल जो है पूरी तरह से बंद पड़ गई और प्राइवेट स्कूल चलने लगे। ठीक ये मंडीकरण भी वैसे ही करेगा, सरकारी मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी और ऑप्शन आपके पास दोनों है, आप सरकारी मंडी में बेचो या प्राइवेट मंडी में। लेकिन प्राइवेट मंडी वाले आपको ज़्यादा ऑफर देंगे किसानों को कि आप हमारे पास आओ। धीरे धीरे ये सरकारी मंडी से सारे किसानों को अपनी मंडी में खींच लेंगे और लास्ट में क्या होगा, सरकारी मंडी का हालत वही होगा जो सरकारी स्कूल का हालत है। देखिए, अब आपका एक एग्जांपल तो हमने प्राइवेट और सरकारी स्कूल का दे दिया, हॉस्पिटल का दे दिया। जियो आया था, एक कंपनी को उठाने के लिए
आपने इस देश की बहुमूल्य 4 कंपनियों को दाव पे लगा दिया। पहला नंबर ले लो आप BSNL, MTNL, ये स्पेक्ट्रम है। आप जियो अंबानी की जगह ये आप अपनी सरकारी कंपनी को भी तो दे सकते थे। 125 करोड़ लोग अगर MTNL यूज़ कर लेते या 20 करोड़ लोग कर लेते तो 20 करोड़ रुपए सरकार को आते रोज 1 रुपये के हिसाब से, सरकार ना कमाए। आप मुझे एक चीज़ बताओ, इससे खतरा ना जो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना उनको भी है। सरकार अपने सारे सेक्टर बेच रही है, कल सरकार सैलरी कैसे देगी? अंबानी अडानी से लेके देगी क्या? और अगर देगी तो वो तो अभी तो उन्होंने ले लिया, बाद में क्या होगा? जो हमारी फौज है या हमारे पुलिस वाले हैं या हमारे सरकारी IAS हैं, उनको आप सैलरी कैसे दोगे? आपने तो अपने सारे सेक्टर बेच दिए। सरकार की तो सारी नवरत्न कंपनी बिक गई, तो वो सैलरी आप जब दोगे हमारी जेब से निकालोगे। वो क्या करेंगे? अंबानी को क्या आ जाएगा? कोई भी सरकार आएगी, मैं नहीं कह रहा मोदी जी, वो कहेंगे जी सैलरी देनी फौज को, तो अंबानी कहेगा भाई तुम मुझे फ़ायदा पहुँचा दो, मैं जनता की जेब से निकाल के तो दूंगा। वो हमारी जेब से निकलेगा, ये है सोच किसी की? वो हमारी जेब से ही तो जाएगा। आपने अपना रेलवे खत्म कर दिया, इतना बड़ा नेटवर्क, आप रेलवे बेचने जा रहे हो। नहीं, अभी तो तेजस बंद भी हो गया, तेजस अभी बंद हो गया। मुझे एक चीज़ बताइए, चलो आपने तेजस बनाई, पैसे वालों के लिए बना दो, 2-4 ट्रेन प्राइवेट कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। चलो किसी की बुद्धि है, वो बंदा करके ही छोड़ेगा, जिद्दी आदमी रुकता नहीं। तो भैया आप तेजस कर दो, आप एयरपोर्ट कर दो। ये जो किसानों के लिए जो बिल लाया गया है, ये बिल जो पहले अमेरिका में ऑलरेडी फेल्ड हो चुका है, ये सक्सेस नहीं है अमेरिका में, उसे ही इंडिया में दोबारा से इम्प्लीमेंट किया गया। आपको क्या लगता है कल कुछ बात बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? देखिए, जैसा आपने खुद ही बताया, अमेरिका में ये बिल फेल हो गया। जब अमेरिका जैसी कंट्री में फेल हो गया तो इंडिया में कैसे चल जाएगा? वहाँ तो करप्शन इतना है नहीं, यहाँ तो करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली जो एक सर्वे आया है, एक सर्वे में पता चला पूरी एशिया में जो है हमारे देश का नाम जो है करप्शन में जो है मतलब करप्टेड कंट्री में जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिश्वत लिया जाता है, वो हमारे देश का नाम 1 नंबर पे आया है। 1 नंबर जो पे है? 1 नंबर पे आया। अभी रिसेंटली जो है सर्वे हुआ है और एक कंपनी ने सर्वे किया, जो एशियन कंट्रीज का सर्वे किया, उसमें भारत को जो 1 नंबर पे उसने डाला हुआ है। पाकिस्तान का उन्होंने डाटा शो नहीं किया है, लेकिन डाटा आने के बाद में पता चलेगा। आप देख लीजिए, आप तो 1 नंबर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर पूरी वर्ल्ड में 5वें नंबर पे भी आया तो मेरे ख्याल से जब मोदी जी ये कहते थे ईमानदार, मेरे सांसद ईमानदार, मेरे विधायक, मेरी सारी सरकार ईमानदार, तो फिर करप्शन कहाँ हो रहा? और मेरा तो एक सवाल है सरकार से, बिल्कुल डिट्टो सरकार है। सबसे पहले मैं देशवासी हूँ, उसके बाद किसी पार्टी का हूँ, उसके बाद मैं किसी दल का हूँ। मेरा एक सवाल है, तुम कहते हो कांग्रेस ने घोटाले करे, इनके मंत्री आके टीवी पे बोलते हैं हमारे ने घोटाले नहीं करे। कांग्रेस ने घोटाले करके भी इकोनॉमी को ऊपर रखा, आपने घोटाले नहीं करे। वो जो पैसा बिना घोटालों का है वो हिसाब दो, वो कहाँ है? और जब आप कोई कंपनी बेचते हो, उस कंपनी का डिस्क्लोजर दो मीडिया में कि जी मैंने 50,000 में रेलवे बेच दिया, मैंने कस्टम इतने वो तो तुम बताते नहीं वो पैसा कहाँ गया। तुम कहते हो जी हमने बेच दिया, लोगों के हित में बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन। आपको क्या लगता है कल क्या होगा? कल की मीटिंग में क्या होगा? देखिए जी, ऐसा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ऐसा है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बराबर है। जब हम किसी से बयाना एक लैंड का ले लेते हैं तो या तो वो हमें डबल देना पड़ता है, नहीं तो वो लैंड हमें उसी आदमी को देनी पड़ती है। बिल में संशोधन होगा, बिल वापस नहीं हो सकता किसी भी हाल में। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सुपारी लेने के बाद जो है काम निपटाया ही जाता है। बड़ी देसी भाषा में बोल रहा हूँ, रॉन्ग लैंग्वेज। क्योंकि जब किसी बंदे ने किसानों से सलाह करे बगैर, उससे उस बंदे ने किसी के भरोसे, हमारी सरकार के भरोसे पूरे देश में लैंड खरीद ली, गोडाउन बना दिए, तो वो तो कहेगा भैया लाओ मेरे 1000 करोड़ रुपए, तुम किसानों को अगर तो राहत देनी तो मुझे राहत से बचाओ, या तो उसे राहत दो या किसानों को। अब मोदी जी को डिसाइड करना है, सरकार को डिसाइड करना है कि किसानों को राहत देनी है जो अन्नदाता है, या 2 बंदों 4 बंदों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत